साल का बजट, देश इंतजार कर रहा था कि अब पहला बजट, पहला पूरे साल का बजट मोदी सरकार का आएगा। वो आज आया। क्या उम्मीदों पर खरा उतरा? ये इसको लेकर अब भी कुछ सवाल हैं और काफी सवालों के साथ हम मौजूद हैं आईटी और कम्युनिकेशंस मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के साथ। तो सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा यहां रविशंकर जी को कि वो मंच पर आए। हमारे साथ मौजूद हैं यहां पर कई वरिष्ठ पत्रकार, एक्सपर्ट, वित्तीय विश्लेषक। रविशंकर जी, शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस सवाल से जो बजट के भाषण के एकदम बाद से पूछा जा रहा है कि क्या अच्छे दिन इससे आएंगे? क्या मिला मिडिल क्लास को? देखिए, मैंने स्लैब्स न बढ़ाकर लोगों को मजबूर करने की कोशिश की कि वो बचत करें। मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई खास राहत लेकर नहीं आया है। नौकरी पेशा लोग इनकम टैक्स में छूट और बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हाँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की सीमा जरूर दोगुनी कर दी गई है, यानी अब आप हर महीने 800 रुपए की जगह 1600 रुपए की ट्रांसपोर्ट अलाउंस का फायदा ले पाएंगे। हालांकि इससे आप सालाना 240 रुपए ही टैक्स बचा पाएंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में दी गई राहत पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने सर्विस टैक्स को 12.33% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। इस पर 2% स्वच्छ भारत टैक्स भी वसूला जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए, बाहर खाने पीने का मामला हो या फोन, मोबाइल, बिजली के बिल, इस पर अब आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। अभी तक 50,000 रुपए और इससे ज्यादा के लेन देन पर आपको पैन कार्ड बताना जरूरी होता था। वित्त मंत्री ने इसकी सीमा बढ़ाकर 99,999 रुपए कर दी है, यानी अब 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा के लेन देन पर पैन कार्ड का जिक्र जरूरी होगा। वित्त मंत्री ने ये भी साफ कर दिया है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए ईपीएफ और पेंशन योजना में से किसी एक को चुनने की छूट होगी। न्यू पेंशन स्कीम को बढ़ावा देने के लिए इसमें निवेश पर 50,000 की टैक्स छूट भी दी गई है। जीवन के अर्निंग काल में जो भी पेंशन फंड को 50,000 रुपए तक देगा सालाना, उसको टैक्स की उस वर्ष की छूट मिलेगी, ताकि ये आगे जाके वरिष्ठ आयु में उसकी पेंशन बन सके। मेडिक्लेम के मोर्चे पर भी वित्त मंत्री ने टैक्स छूट में राहत दी है। इसकी सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। अब अगर आप पेंशन फंड में 50,000 का निवेश करते हैं और 25,000 का मेडिक्लेम लेते हैं तो 6,180 रुपए का टैक्स बचा पाएंगे। Including the earlier concessions, an individual taxpayer can now get benefit up to rupees 4,44,200 as detailed in the annexure. As and when my fiscal capacity improves, individual taxpayers will have a lot to look forward to. बजट की व्यापक बातें हैं, दिशा की बात है, लेकिन मिडिल क्लास एक बहुत बड़ी उम्मीद पाले बैठा था इस बजट से कि अब इस बार पहला पूरा बजट आया है। वो बातें कि अच्छे दिन उनके लिए सीधा टैक्स छूट के रूप में आएंगे, वो उनको पूरी होती नहीं दिख रही। देखिए, इस देश का मिडिल क्लास ये भी समझता है कि देश का विकास होगा तो उनका भी विकास होगा। और मैं सिर्फ 4 बातें आपके सामने कहना चाहता हूं संक्षेप में। हमारी सरकार को आए हुए 8 महीना प्लस हुआ है। क्या कभी आपने सुना था कि 100 दिन के अंदर 12 करोड़ लोगों के अकाउंट खुलेंगे गरीबों के? 2 महीने के अंदर 11 करोड़ लोगों को 6,500 करोड़ की सब्सिडी सीधा बैंक में ट्रांसफर होगी। जो लोग जीरो लॉस की बात करते थे कोल ऑक्शन में, सिर्फ 18 कोल ब्लॉक पर प्रांतों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए कमाए। तो 1,86,000 करोड़ सीएजी ने कहा था, ये उससे भी आगे जाने वाला है, जब 204 करेंगे। मैं देश का आईटी कम्युनिकेशन मिनिस्टर हूं। स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो रहा है। सिर्फ अर्नेस्ट मनी में 20,000 करोड़ प्लस आए हैं, जो हाईएस्ट है। तो आज देश में एक विकास का माहौल बना है। लगभग $50 बिलियन प्लस आया है एफडीआई हम लोग सरकार आने के बाद। तो देश समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग होगी, विकास होगा। लेकिन जो मिडिल क्लास की बात की आपने, मिडिल क्लास को जब ये अरुण जी का आपने टिप्पणी दिखाई 4 लाख करोड़ का प्लस दिया गया है, अगर वो पेंशन में इन्वेस्ट करेंगे 50,000 रुपया, सीधा वो एग्जम्पशन है। आपने हेल्थ इंश्योरेंस, आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, उसकी राशि बढ़ा गई है।
एल्डर लोगों के लिए, अपने बुजुर्ग जो हैं उनके लिए राशि और बढ़ाई गई है। जो अपने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो माइक्रो मिनी के हमारे सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए 20,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो ऐसा नहीं है कि अभी तो आपके देखने का नजरिया है। मेरे ख्याल में मिडिल क्लास का व्यक्ति समझता है कि इस बजट से हमें क्या सुविधा मिली है, और उनको यह भी मालूम है कि देश में जब विकास की गाड़ी आगे बढ़ेगी तो फायदा होगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आज तक इस देश में कभी हुआ था क्या कि 12 रुपया एक साल में देकर आप 2 लाख रुपए का आपको एक्सीडेंट कवर मिल सकता है इंश्योरेंस का? 330 रुपया देकर, यानी 1 रुपए से भी कम, आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस नेचुरल डेथ में मिल सकता है क्या? थोड़ी राशि जमा करके 60 वर्ष के बाद आपको 5,000 का पेंशन मिले, जो आपके परिवार को भी आपके नहीं रहने के बाद में मिले। तो गरीबों की भी बहुत व्यापक चिंता है, किसानों की चिंता है, मिडिल क्लास की चिंता है, देश की चिंता है। लेकिन 4,40,000 या 4.25 लाख अगर आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस को छोड़ भी दें, इन्वेस्ट करने वाला साल में, वो भी मिडिल क्लास की श्रेणी में? देखिए, उन्होंने टोटल एग्जम्पशन की बात कही है, इस बात को समझिए, उसका डिटेल्स तो एनेक्शर में है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो समझदार हैं वो समझते हैं कि ये उनके हित में बजट है, टैक्स में उनको कंसेशन है। कंसेशन का स्वरूप दूसरा है। तो मैंने बात कही, पेंशन फंड में आप इन्वेस्ट करिए, आपको पूरा मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। तो मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस की बात की। तो बहुत ही इनकरेजिंग बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, गरीबों किसानों की चिंता भी करता है। मैं यहां से सवाल लेने से पहले बस एक छोटी सी बात, क्योंकि बार बार याद आता है जब यूपीए के बजट आते थे तो आपकी तरफ से ये साउंड बाइट्स आती थी कि 5 लाख तक तो टैक्स फ्री हो जाना चाहिए। तो इसलिए उम्मीद लोगों की बन रही थी कि भाई बीजेपी की सरकार आएगी तो 5 लाख तक तो टैक्स नहीं लगेगा, या 3 लाख ही नहीं लगेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बहुत सही कहा आपने। भारत सरकार में मोदी जी ने जब बात करती है कि राज्यों की हम चिंता करते हैं, तो 14 फाइनेंस कमीशन आया। आप देख लीजिए, फाइनेंस कमीशन का स्वर एक नहीं था, फिर भी टोटल टैक्स रेवेन्यू का 62% प्रदेशों को जाएगा, केंद्र के पास सिर्फ 38% रहेगा। आप देख लीजिए, एक ऐतिहासिक है कि ऐसे राज्य, इतना उनको फंड मिलेगा अपने विकास करने के लिए, तो देखने की दिशा होती है। ठीक है, आगे और रेवेन्यू आएगा तो और इंसेंटिव देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि भारत की आर्थिक राजनीति में कई गेम चेंजर इसमें कदम उठाए गए हैं, जो मैंने आपको बात बताई। और राज्यों को ही नहीं, म्युनिसिपैलिटीज को भी आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आएगा। तो ये 62 अल्टीमेटली 67 भी हो सकता है। पर ये लोगों को कैसे समझाएंगे कि वो जो आपको देना था वो राज्यों को दे दिया? देखिए, इस देश के लोग समझदार बहुत हैं, उनको समझने में देर नहीं लगती है। बाकी अपनी बातें हम कहेंगे, और जो बचेगा वो आप तो ही हैं, आप समझाएंगे। रवि भाई, गालिब ने करीब 250 साल पहले आज के लिए एक शेर कहा था, सुना दूं? आपके शेर जरूर सुनाए। कहा कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मिडिल क्लास के लिए आपने बड़ी बड़ी प्लान्स बनाई हैं जो 30-35 साल बाद उसको असर दिखाएंगे, 10 साल बाद या 5 साल बाद। आज के लिए कुछ बताइए जो आज उसको डायरेक्ट बेनिफिट हो, जो आपका सबसे बड़ा वोटर। भाई, अब आपके शेर का जवाब तो हम शेर से नहीं दे सकते। आपके अनुभव और आपके समझदारी का मैं बहुत कायल हूं। आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं। मिडिल क्लास से हम क्या समझते हैं किशोर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस देश का आईटी इलेक्ट्रॉनिक का भी मंत्री हूं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को मैं बहुत पुश कर रहा हूं। इस देश में 90 करोड़ मोबाइल फोन है, 98% बाहर से आते हैं। एलईडी लाइट्स हैं, टेलीविजन है, सिम कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, सेट टॉप बॉक्स है, ये आपका माइक है, वो आपका माइक है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में देश को हम बदल सकते हैं। कम से कम 4 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं। हमने कई जगह इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की स्थापना की, और इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने, मैं जेटली जी का धन्यवाद करूंगा, जिस तरह से मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग पर, इन सबों के मैन्युफैक्चरिंग पर जो ड्यूटी का एग्जम्पशंस दिया है, तो आप मुझे ये बताइए कि एक छोटा एंटरप्रेन्योर मिडिल क्लास है कि नहीं है, इसको तय कर लीजिए। क्या मिडिल क्लास का मतलब है सिर्फ वही जिनको सैलरी मिलती है? आपने जो माइक्रो इंडस्ट्री की मैंने बात की, जो मुद्रा सिस्टम स्थापित किया गया है, उनके लिए 20,000 करोड़ की फंडिंग की गई है। आज से 1.5 महीना पहले कैबिनेट ने 10,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड स्थापित किया, कि जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो स्टार्टअप इंडस्ट्री हैं, नए नए बच्चे बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, नोएडा में अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं आईटी के क्षेत्र में, उनको सहयोग मिलेगा। तो क्या वो मिडिल क्लास नहीं है? और सबों को मालूम है जो काम करने लायक है वो होगा,
और जो काम नहीं करने लायक है वो नहीं होगा। अब आपने बात की दिल्ली की, उनको मेरी शुभकामना है, वो शुरू कर रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत लोगों ने फ्री बिजली की बात की, 1 साल के बाद उनको वापस लेना पड़ा, 2 साल के बाद वापस लेना पड़ा। आंध्र की बात भी आप जानते हैं, इसलिए हमारी उनको शुभकामना है, देखें वो कब तक चलती है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम गरीबों के लिए कुछ करें न करें, तो आपने कहा आपने गरीबों को छोड़ दिया। अब गरीबों के बारे में हमने इतने बड़े बड़े काम इस बजट में कर दिए, तो आपने मिडिल क्लास के कुछ नहीं किया। अगर मिडिल क्लास के लिए करें तो आपने उद्योग के लिए क्या किया? माफ करिए, हमारा सोचना यह है, इस बजट में हमने सबों की चिंता की है, किसानों की भी, गरीबों की भी, मिडिल क्लास की भी, देश के उद्योग को बढ़ाने के लिए भी, देश के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के भी, और काला धन के बारे में सख्त कानून का अपना इरादा भी स्पष्ट किया है, 10 साल की सजा होगी। तो सबों की चिंता किया है। अब इसको जरा देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब जहां तक काम करने की बात है, बहुत विनम्रता से एक ही बात कहूंगा, मेरा ऐसा मानना है कि 26 मई के बाद हिंदुस्तान दूसरा है, हमें काम करने दीजिए। और अगर हम, फिर रिपीट करूंगा, 100 दिन में 12 करोड़ अकाउंट खोल सकते हैं उसी बैंक के एम्प्लॉय से, अगर हम 2 महीने में 6.5 करोड़ का सब्सिडी डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं 11 करोड़ एलपीजी के धारकों को उसी सिस्टम से, अगर कोयला का फेयर ऑक्शन कर सकते हैं उसी सिस्टम से, तो हमारी नीयत ठीक है, हमारे इरादे ठीक हैं, आगे भी करेंगे। रविशंकर जी, मैं रशीद किदवाई हूं, टेलीग्राफ न्यूज़पेपर से। जी। मेरा सवाल, ये सर्विस टैक्स बढ़ाने का क्या रैशनल है? क्या ये भी अच्छे दिन की परिभाषा में आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने सही कहा। पहली बात है कि काफी एग्जम्पशंस है, मेरे पास बजट पेपर है, समय की कमी, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं। जनोपयोगी सुविधाओं को, जिनकी सूची काफी लंबी है, को सर्विस टैक्स के दायरे से बढ़ाया गया, निकाला गया है। लेकिन भारत सरकार के पास कुछ तो आय का स्रोत होगा कि नहीं होगा? मैंने फिर बताया, अगर हमने इतना बड़ा गेम, और एक बात समझिए, मनरेगा की राशि बढ़ाई गई है। नंबर 2, वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा है कि जितनी गरीबी योजनाएं हैं वो 8 जाएंगी राज्यों के पास, बाकी सब भारत सरकार चलाएगी और उसके लिए फंडिंग करेगी। बच्चों के लिए एजुकेशन लोन की व्यवस्था भी की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 70,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और इस बात को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि सारा नेशनल हाईवे प्रोग्राम बंद था, क्योंकि पिछले 3-4 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ हाईवे अथॉरिटी में, तो बैंकों ने पैसा देना बंद कर दिया। सब जगह ठेकेदारों का लिटिगेशन था, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। तो हमें सड़कें भी बनानी है, हमें पोर्ट भी बनाने हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, हमें विकास भी करना है। 8 लाख करोड़ का लोन भी किसानों की व्यवस्था करनी है। बाकी उनके लिए 25,000 करोड़ का रूरल डेवलपमेंट फंड बनाया है, 20,000। तो आईटी का जो क्षितिज है वो बड़ा सिकुड़ा हुआ है। मुंबई, पुणे, नागपुर, दिल्ली, नोएडा, आपके गुड़गांव, थोड़ा ग्रेटर नोएडा, चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, मैसूर, बेंगलोर, दैट्स ऑल। जहां मैं इन इलाकों में जाया कर, मुझे बिहार के, यूपी के नौजवान मिलते थे, कहा रवि जी आप मंत्री बने हैं, कुछ हम लोग के क्षेत्र के लिए करिए। तो मैं एक योजना बना रहा हूं, छोटे शहरों में बीपीओ वो फाइनलाइज हो रही है, इंसेंटिव दे रहा हूं। मेरी कल्पना यह है कि सागर में और जैसलमेर में, समस्तीपुर में, सीतामढ़ी में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, देवरिया में, बलिया में, इटावा में, औरंगाबाद में, यहां बीपीओ खुलने चाहिए। और ये जब खुलेंगे और डिजिटल इंडिया का जो मेरा जो कार्यक्रम चल रहा है, तो वो गांव के बच्चे ट्रेंड होकर के वहां जब बीपीओ चलाएंगे, और आपको मैंने भी मालूम किया उनके लिए बिजनेस है कि नहीं, भयंकर मामला में बिजनेस है, तो आप देख लीजिए रूरल इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी। और मेरी कल्पना क्या है डिजिटल इंडिया की, एक बात मैं और आपसे कल्पना करना चाहता हूं। हमने एक डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम शुरू किया है। हमारे कॉमन सर्विस सेंटर चलते हैं देश भर में, 1.5 लाख, जहां हम डिजिटल सर्विस देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस देते हैं। मैंने अपने विभाग को कहा है, वो वर्कआउट कर रहे हैं कि मेरे लिए डिजिटल लिटरेसी का पैमाना है, एक महादलित गांव में मेरी एक महादलित बहन डिजिटली लिटरेट होकर के उसको ऑपरेट करे। आज बोधगया में लगभग 200 दलित महिलाओं की डिजिटल ट्रेनिंग में करा रहा हूं, वो आगे 55 होने वाला है। और मैंने तीसरी बात क्या कही है, जिस तरह महिला कोऑपरेटिव ने व्हाइट रेवोल्यूशन किया अमूल को लेकर करके, उसी प्रकार से क्या डिजिटल इंडिया में हम महिलाओं के कोऑपरेटिव का इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं? ये सोच है, ये ग्रामीण इलाकों को बदलेगी, उसका मौका दीजिए। देश बदलने के लिए बेताब है, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं।
गरीबों के लिए क्या क्या ये बात हो रही है, तो एक बार सिलसिला तरीके से देख लेते हैं गरीबों के लिए इस बजट में क्या है। देखिए, मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट से अच्छे दिन की उम्मीद देश के हर तबके ने लगाई थी, लेकिन इस बजट से मिडिल क्लास के हाथ में बहुत कुछ नहीं आया। लेकिन वित्त मंत्री ने बजट में गरीबों के लिए बीमा और पेंशन से जुड़ी योजना का ऐलान कर उन्हें खुश करने की कोशिश की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल पेंशन योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत गरीबों को 60 साल की उम्र में पेंशन देने की योजना है। योजना के तहत पहले 5 साल तक सरकार प्रीमियम का 50% यानी सालाना 1000 रुपए देगी, बाकी 1000 रुपया आम पेंशन धारक को देना होगा। We will also launch the Atal Pension Yojana. Government will contribute 50% of the beneficiaries' premium, limited to rupees 1000 each year for the 5 years. इसके अलावा गरीबों के लिए 2 बीमा योजनाओं का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का ऐलान किया। इस स्कीम के तहत हर एक गरीब को दुर्घटना या सहज मृत्यु पर रिस्क कवर मिलेगा। जीवन ज्योति योजना के तहत सालाना 330 रुपए या हर रोज 1 रुपए से कम प्रीमियम देना होगा, जिस पर 2 लाख का बीमा मिलेगा। I wish to announce is the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, which will cover the natural and accidental death risk of rupees 2 lakhs. The premium will be rupees 330 per year. इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू करने का भी ऐलान किया गया है, जिसके तहत हर महीने सिर्फ 12 महीने के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलेगा। जीवन ज्योति योजना में दुर्घटना के साथ साथ सामान्य मृत्यु पर भी बीमा राशि मिलेगी, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में सिर्फ दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा राशि मिलेगी। The soon to be launched Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana will cover accident death risk of rupees 2 lakhs for a premium of just rupees 12 per year. हालांकि विपक्ष गरीबों पर की गई घोषणाओं को नाकाफी बता रहा है। कोई गरीबों के लिए किसी प्रोग्राम का ना इंक्रीज है, ना इसमें कोई ज्यादा पैसा दिया गया है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों को खुश करने की बजट, इंडस्ट्रियलिस्ट को राहत देने की बजट, और इसमें जो आगे चुनाव आ रहे हैं उन स्टेट को खुश करने का बजट है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। रविशंकर जी, तो ये बातें आपने बताई कि और क्या क्या किया गया, लेकिन एक जो भावना बन रही है कि ये, और उम्मीद इसीलिए थी कि ये इस सरकार का पहला पूरा बजट, ऐसा प्रचंड बहुमत है आपके पास, तो बिग बैंग रिफॉर्म, एकदम सब कुछ, आपने बोला 26 तारीख के बाद सब कुछ बदल गया है। बजट के बाद लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि व्यवस्था उस तरह से बदली है जैसी वो उम्मीद कर रहे थे? देखिए, मोदी जी ने कई बार बात कही है कि मैं छोटे छोटे काम करके बड़ा करता हूं। आप देख रहे हैं, कई उदाहरण मैंने दिया, उसको दोहराऊंगा नहीं। क्या बड़े कदम उठाने से डर रही है सरकार? नहीं, ये सरकार डरती नहीं है। अगर डरती तो 10 साल की सजा का ब्लैक मनी का प्रावधान नहीं करती, अगर फॉरेन एसेट पर आप इनकम टैक्स नहीं देंगे। ये नहीं, जुर्म से डरना नहीं, वैसे नहीं, बड़े सुधार नहीं, बड़े, देखिए, जो मैं फिर कह रहा हूं, बिग बैंग रिफॉर्म्स का मतलब क्या कहते हैं आप? मैं समझता हूं कि फैसले ईमानदारी से करिए, काम करने का अवसर दीजिए, निर्णय की पारदर्शिता रखिए और निर्णय को ईमानदारी से लागू करिए। लोग अपने आप सहयोग करते हैं और काम करते हैं। और आप देख लीजिए, जबकि दुनिया की इकोनॉमी अभी डाउन है, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, बाकी आप देख रहे हैं, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, फिर भी भारत के प्रति एक प्रॉमिसिंग वर्ल्ड में एक छवि बनी है कि जल्दी हम चाइना को भी ओवरटेक कर सकते हैं, ये संभावना बन रही है। रवि जी, मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है, मिलेनियम पोस्ट अखबार से हूं। जी जी। हर एक बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो होता ही है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होता है। और जो इतनी सारी योजनाएं जो बनाई गई, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी दिल्ली में चुनाव हुए, जिसमें आपको की पार्टी को जबरदस्त शिकस्त मिली है, इसके कारण से एज ए पनिशमेंट आपने मिडिल क्लास को ठंडा कर दिया और लुभाने के लिए गरीबों के बीच में इतने सारे आपने तोहफे बांट दिए। देखिए, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मैं इससे इसलिए डिफर करता हूं कि अगर भारत के इतिहास में पहली बार हमें बहुमत मिला
सिर्फ 6-7 महीना पहले, तो उस बहुमत का अनादर मत करिए। गरीबों ने हमें वोट दिया था, बड़ी संख्या में दिया था। हरियाणा में भी गरीब रहते हैं, जम्मू कश्मीर में भी काफी गरीब रहते हैं, झारखंड में भी काफी गरीब रहते हैं, महाराष्ट्र में भी काफी गरीब रहते हैं। और जहां तक आम आदमी की बात है, तो आपको मालूम है कि मनोहर लाल खट्टर के पिता एक मजदूर थे 4 साल तक पाकिस्तान से आकर के। वो डॉक्टर नहीं बन सके कि पैसा नहीं था। रघुवर दास जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता क्लास 4 एम्प्लॉय थे और ये भी मजदूर थे टाटा कंपनी में। तो आम आदमी का सम्मान हम ऐसे करते हैं। हार गए, दिल्ली में हार गए, कई कारण रहे होंगे, लेकिन उसको ये कहना कि गरीब हमारे साथ नहीं है, ये सोचना ठीक नहीं है। हमारा पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या है? हम ऐसा मानते हैं कि बजट के माध्यम से पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की बात बहुत चली है। अब बजट के माध्यम से देश को बनाने की बात होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो रेलवे का बजट आज तक, इसका अमान परिवर्तन, उस गाड़ी को डबलीकरण, ये होता था। इस बार के रेलवे बजट में एक विजन स्टेटमेंट आया है जो सभी सराह रहे हैं। उसी प्रकार से अरुण जेटली जी के बजट में देश को बनाने की एक परिकल्पना है। और आज मैं आपसे कह सकता हूं, क्योंकि मैं उस विभाग को हैंडल कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस गेम को बदलने में हम सफल हो गए तो देश को हम बहुत बदल देंगे। मिश्रा जी, हम $100 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक गुड इंपोर्ट करते हैं इस देश में, और आने वाले 2020 तक यह हो जाएगा $400 बिलियन। सिम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मोबाइल फोन, सेट टॉप बॉक्स, कैमरा, एलईडी लाइट, सब कुछ। अगर इस देश को हम उसमें 25% भी बना सके, तो हम पूरी कोशिश करने जा रहे हैं, तो देश के 3-4 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे। यह है देश को बनाने का बजट। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट इन द बजट शायद बहुत चला, हमें लगता है कि अब हम देश को बनाने का बजट ला रहे हैं। रविशंकर जी, मैं अरविंद हूं। सवाल ये है मेरा कि आपने इस बजट में तो काले धन के लिए 2 बड़े सख्त प्रोविजन किए हैं, लेकिन गार टाल दिया 2 साल के लिए और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म ही कर दिया। तो ये क्या कंट्राडिक्शन नहीं है किसी किस्म का? और ये टालना क्या टाइम दिया गया है ब्लैक वालों को कि अपना खपा लो, उसके बाद से सजा होगी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं ठीक है। गार को लेकर कई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसकी कई कमियों को बताया गया है। उन कमियों के बारे में सुधार की अभी कार्रवाई चल रही है, इसलिए कहा गया है 2017 से लागू करेंगे। उसके सारी कमियों को ठीक करने के बाद आज आप देखेंगे बजट स्टेटमेंट में इसको विस्तार से कहा गया है। तो दूसरी बात आपने बताई, दूसरा सवाल आपका क्या था गार के अलावे? रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स। हमने ये कभी नहीं कहा कि रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं होगा। हमारा सिर्फ ये कहना है कि टैक्स रिजीम फेयर होगा और प्रेडिक्टेबल होगा। देश में आप पूंजी लगाएंगे, ये टैक्स का सिस्टम है, ये आपको देना पड़ेगा। चेहरे देखकर टैक्स के कानून नहीं बदले जाएंगे, कंपनी देखकर नोटिफिकेशन नहीं बदला जाएगा। ये हमारी सोच है, काम करने दीजिए। मंत्री जी, कॉरपोरेट को टैक्स रिडक्शन हुआ है, इंडिविजुअल का स्टेटस को एंटेबेलम चला हुआ है, और तीसरा है 1 रैंक 1 पेंशन के आपने कोई जिक्र ही नहीं किया है, उसमें काफ़ी मतलब हताशा है। ये 3 को आप कैसे जोड़ेंगे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ कि आप सिर्फ सर्विस टैक्स के ऊपर ही क्या आपका रेवेन्यू आएगा, डायरेक्ट टैक्स का नहीं होता है क्या? क्योंकि कोई भी डेवलप्ड कंट्री में मेजॉरिटी टैक्स आती है डायरेक्ट टैक्स है, नॉट फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। 1 रैंक 1 पेंशन का नीतिगत निर्णय हम पहले घोषित कर चुके हैं पार्लियामेंट में। लास्ट ईयर के बजट में उसका प्रोविजन कर चुके हैं, पहली बात। इसलिए उसको इस बार के बजट में दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर उसके इंप्लीमेंटेशन में कुछ कमी आएगी तो सप्लीमेंट्री ग्रांट में उसको डालेंगे। अब आपने बात कही कॉर्पोरेट टैक्स को हमने कम किया है। अच्छा सवाल किया है, मुझे उसका उत्तर देने दीजिए। वित्त मंत्री जी ने कहा है कॉर्पोरेट टैक्स इस देश में था 30%, हम रिकवर करते थे 23%। और जो आसियान कंट्रीज हैं जिनकी भारत से बहुत प्रतिस्पर्धा है, फिलीपाइंस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, इन सबों पर बहुत ही कम है। तो हम लगाए हैं 30%, मैक्सिमम रिकवर करते हैं 23%, हमने किया है 25%। एक पॉजिटिव संदेश दिया है। वेल्थ टैक्स हम रिकवर करते हैं 900 से 1000 करोड़ मैक्सिमम, लेकिन वेल्थ टैक्स के 1000 करोड़ को रिकवर करने पर हम खर्चा करते हैं 5000 करोड़।
शासकीय व्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था। हमने क्या किया, जो सुपर रिच हैं उनको 2% का सरचार्ज लगाया और उससे हमें आएगा 9,000 करोड़, और वेल्थ टैक्स को खत्म किया। तो ऐसी बात नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं। अगर 25% कॉर्पोरेट टैक्स कर करके हमारे यहां अधिक पूंजी निवेश होता है, जो आज वियतनाम जा रहा है, जो कंबोडिया जा रहा है, जो बाकी फिलीपाइंस जा रहा है, साउथ कोरिया जा रहा है, अगर वो हमारे यहां आता है तो और टैक्स देंगे, रेवेन्यू बेस बढ़े। जी नहीं, वेल्थ और इनकम का अंतर नहीं खत्म हुआ श्रीमान जी। जिनको वेल्थ टैक्स देते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको अब और टैक्स देना पड़ेगा और पैसे आएंगे सरकार को। तो मैंने बताया अभी उससे 9,000 करोड़ रुपए आएंगे, जैसा वित्त मंत्री जी ने बताया। आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी तक का मैक्सिमम वेल्थ टैक्स कलेक्शन है 1,008 करोड़ रुपए उन्होंने बताया, और उसके अब जो सरचार्ज है उससे 9,000 करोड़। और उस 1,008 करोड़ के वसूली में खर्चे होते हैं 4-5 हजार करोड़। तो ये 8,000 करोड़ तो ज्यादा आएगा, जबकि वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स के प्रावधानों से 8,000 करोड़ कम कलेक्शन होगा। वो कहां कम हो रहा है, वो राहत कहां दी गई है डायरेक्ट टैक्स में? नहीं, आप पहली बात, क्योंकि एक सवाल था कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में, ये था। देखिए, आप जब टैक्स के नेट को वाइड करते हैं, जब आप रेवेन्यू का बेस बढ़ाते हैं, तो टैक्स अधिक होता है। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको बिजनेस करने का अवसर ही न दिया जाए, आपका प्रोडक्शन आगे न बढ़े, तो आपका टैक्स कलेक्शन कम होगा। एक सोच ये है कि उन्हें अवसर दो, लेवल प्लेइंग फील्ड दो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो, वो पूंजी निवेश करेंगे, उद्योग चलाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और एक्साइज देंगे, ड्यूटी देंगे, इनकम टैक्स देंगे। तो ये सोचने का नजरिया है। जैसे आप देखा होगा, आज वित्त मंत्री जी कह रहे हैं 8,135 करोड़ रुपए कम हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। ना, ये नहीं कहा। हाँ, उन्होंने कहा 8,000 डायरेक्ट टैक्स कम हो जाएगा, 23,000 इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा, तो टोटल जो बढ़त होगी वो 15,000 करोड़ की होगी। तो ऐसा है, वित्त मंत्री जी एक बहुत ही योग्य वित्त मंत्री जी हैं। अगर उन्होंने कुछ बात कही है तो उनकी बात का विश्वास करना चाहिए। लेकिन चूंकि भाई साहब का सवाल सीधा वेल्थ टैक्स के बारे में था, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन किया। सर, मेरा नाम डॉक्टर आदर्श अरोड़ा है। आई एम फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी। सर, मैं पूछना चाहूँगा, जो बजट आया है उसमें बात करी गई है सर्विस टैक्स को इंक्रीज करा गया है। सर, मेरा सवाल ये है कि उसके वजह से ये भी है कि शिक्षा जो है वो महंगी हो जाएगी, तो क्योंकि छात्र जो है वो देश का भविष्य है, तो क्यों छात्रों के भविष्य के बारे में ध्यान नहीं रखा गया है नेगेटिव लिस्ट में? देखिए, आपको फिर मैं कहूँगा, इसकी बहुत लंबी नेगेटिव लिस्ट है, कभी आपसे बैठकर डिस्कस करेंगे, आप देख लीजिएगा, आप प्रोफेसर हैं। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र इस देश में आए, शिक्षा के क्षेत्र में आए, और बहुत विनम्रता से यह भी आग्रह करूंगा कि निजी क्षेत्र शिक्षा को सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम न बनाए। ये बात मैं बहुत ही विनम्रता से देश के एक मंत्री के रूप में कह रहा हूं। ये पीड़ा होती है, कई जगह से होती है, ये सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से काम चल रहा है, मैं मानता हूं कि बहुत से प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मेडिकल के क्षेत्र में, फार्माकोलॉजी के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में आज कई अच्छे ब्रांड्स भी आ रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन थोड़ा अफोर्डेबल भी होना चाहिए। अब उसका मॉडल क्या होगा वो चलाते हैं, मैं उनके ऊपर कहना चाहता हूं। ने आपसे मुझसे एक सवाल किया, शिक्षा महंगी हो रही है, तो मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपको जनता की पीड़ा भी बता रहा हूं कि शिक्षा महंगी होने का एक वो भी कारण है जिसको सोचना पड़ेगा। लेकिन हां, हमारी सरकार ने एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रूप से, कोई एडहॉक एजुकेशन लोन ना मिले, एक पूरे बॉडी के निर्माण करने की घोषणा की है, जिसका डिटेल्स वर्कआउट होगा, ताकि डिजर्विंग बच्चों के लिए उनको एजुकेशन लोन अच्छा मिले, उसकी व्यवस्था करेंगे। रविशंकर जी, शिक्षा के बारे में ही एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपने पहले भी कहा कि आप चाहते हैं कि यहाँ 2-3-4 करोड़ लोगों को नौकरी मिले, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मिले, तो उसके लिए स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें जाहिर शिक्षा में खर्च करना पड़ेगा। बीजेपी के घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि शिक्षा में निवेश को लेकर सबसे ज्यादा लाभांश मिलता है, शिक्षा पर सरकारी खर्च को बढ़ाकर GDP का 6% किया जाएगा, और इसके बजाय आपके इस बजट में स्कूली शिक्षा और साक्षरता के बजट में 23% की कटौती की गई है, इस बार करीब 12,896 करोड़ रुपए की। जो सर्व शिक्षा अभियान है, जिसके बारे में आपका जो घोषणा पत्र है वो ये कहता है कि एनडीए का एक प्रमुख कार्यक्रम है सर्व शिक्षा अभियान, जिसको और सुदृढ़ किया जाएगा और इसका विस्तार किया जाएगा,
और सर्व शिक्षा अभियान में भी जो 2014-15 के बजट में 28,000 करोड़ दिया गया था और बजट एस्टिमेट में, और जो 15-16 का बजट एस्टिमेट है उसमें 22,000 करोड़ दिया गया, 23% की कटौती इसमें भी है। नेशनल हेल्थ मिशन में करीब 24,000 से घटा करके 20,000 करोड़ कर दिया गया, और महिलाओं के लिए आपके घोषणा पत्र में 2 पृष्ठ थे पूरे, और उसमें इस साल के बजट में सिर्फ 10,000 करोड़ दिए गए हैं। पिछले साल के बजट में 21,000 करोड़ थे, जो कि आधा एक तरह से कर दिया गया। देखिए, आपके इस आंकड़ों से मैं डिफर करता हूं। अब मैं विस्तार से, आप अपना फोन खोल लिया, उससे आप पढ़कर बोल रहे थे। हाँ, 1 मिनट सुना जाए श्रीमान जी। बजट कागज बहुत लंबा होता है, मैं सिर्फ स्पीच लेकर के आया हूं, उसका इतना सेपरेट डॉक्यूमेंट है, उसको भेजने के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि शिक्षा का टोटल एलोकेशन बहुत ज्यादा है इस बार। और मैं मंत्री जी के साथ हम लोग बैठे हुए थे, काफी क्लैपिंग हुई है, मैं आपको कन्विंस कर दूंगा आपके आंकड़े सही नहीं है। नंबर 2, हेल्थ की बात आपने की, आपने प्राइमरी एजुकेशन की बात की। इसी में मंत्री जी का स्टेटमेंट है कि हमें 80,000 सेकेंडरी स्कूलों को बढ़ाना है, प्राइमरी को आगे बढ़ाना है। काफी विस्तार से, समय नहीं है वरना मैं सब पढ़ दूंगा आपके सामने। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कई विषय राज्य के विषय होते हैं ना। अगर हम सारे प्रदेशों को 62% नेशनल रेवेन्यू का शेयर दे रहे हैं, अपने पास सिर्फ 38% रख रहे हैं, और देखिए हम कोई पॉलिटिकल कारणों से नहीं कर रहे हैं। आज देखिए, हमने 2 प्रदेशों को स्पेशल पैकेज दे दिया, बिहार और बंगाल। दोनों जगह हमारा शासन नहीं है। और अच्छा, 1 मिनट रुकिए। और क्या कहा, जो आंध्र का मॉडल है, और इसका मतलब समझिए आप, अगर कोई व्यक्ति आके वहां उद्योग स्थापित करेगा तो जो एग्जिस्टिंग एग्जम्पशंस है, इसके अलावे उसको 30% का और बेनिफिट मिलेगा। हम नहीं भी कर सकते थे। तो हम जब प्रदेशों की चिंता करते हैं तो वहां पॉलिटिकल कलर नहीं देखते हैं। अगर मोदी जी ने कहा कि ईस्टर्न स्टेट्स, आपकी बात कर रहे हैं, ये जो कोयला में, चूंकि मैं कानून मंत्री भी था, तो जो कोयले का कानून बन रहा था उसको फाइनलाइज करने में मेरी भी भूमिका थी। कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि आप सारा फंड दे रहे हैं कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को। उस समय झारखंड में हमारी सरकार नहीं थी, तो क्या उड़ीसा, क्या बंगाल, क्या उस समय का झारखंड हम दे रहे हैं? हमने कहा बिल्कुल देंगे, ईस्टर्न इंडिया को देंगे तो देंगे। जब सारा जो आएगा ऑक्शन से जाएगा कोल ब्लॉकिंग स्टेट को। अगर ये सोच बनती है तो लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट होता है, और वही हमारी सोच है। और अगर हमने स्टेट्स को 14 फाइनेंस कमीशन के बाद फंडिंग की है तो उनका भी स्वास्थ्य बढ़ेगा, अस्पताल के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए। रविशंकर जी, आपके साथी भी हैं, मतलब स्वदेशी जागरण मंच से भी लोग हैं, महाजन साहब, वो कुछ सवाल करना चाहते हैं। मैंने, आप हमारे साथी नहीं है क्या? हाँ, डॉक्टर अश्विनी महाजन, स्वदेशी जागरण मंच से। रवि जी, 2 बातों पर, एक तो दोनों बातों के लिए स्वदेशी जागरण मंच हमेशा कहता ही रहा है कि इस देश में रेवेन्यू फॉरगोन की बहुत बड़ी फिगर है। इस बार कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के संदर्भ में जो रेवेन्यू फॉरगोन है, आपने उसका जिक्र भी किया कि हम 22-23% ही कलेक्ट कर पा रहे हैं 34% की जगह, और उसको घटाने का, उसको रिसीड करने की कोशिश इस बार के बजट में दिखाई देती है। लेकिन साथ ही साथ उसको 30% से 25% 4 सालों में करने की भी बात आई है। तो कहीं ना कहीं वो दोनों एक, जिसको कहते हैं कि सेट ऑफ हो रहा है। तो वास्तव में मुझे लगता है कि सरकार को, और मतलब स्वदेशी जागरण मंच का जो आरोप था कि वो रेवेन्यू फॉरगोन को आप कंट्रोल कीजिए, तो आप रेवेन्यू फॉरगोन तो कम कर रहे हैं, मतलब सब्सिडी जो जारी है वो तो कम कर रहे हैं। नहीं, मैं दर्शकों को समझा रहा हूँ। मेरे ख्याल में वो सवाल मुझसे सीधा पूछ सकते हैं। जी, नहीं, मैं दर्शकों को समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि वो आपने वो तो कर दिया, लेकिन वो 34 से 25 ले आया, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो दूसरा ये कि आर्थिक सर्वेक्षण से एक आशा बंधी थी, और आपने बताया भी कि सीवीडी लगाएंगे और उसके माध्यम से भारत के मैन्युफैक्चरिंग को किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट करने का भी प्रयास होगा। मुझे लगता है कि जितना प्रयास इस बजट में हो सकता था उतना नहीं हो पाया। इसलिए आगे आकर के, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है ये कि भारत एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, लेकिन जवाब ले लेते हैं क्योंकि बहुत सवाल लेने हैं। हाँ,
उसको, लेकिन चूंकि विदेशों से जो आयात आ रहे हैं उस पर इतना कम कर है और जो भारत में हम उत्पादन करते हैं उस पर तमाम प्रकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी नहीं है और कर भी बहुत ज्यादा हैं। उसके लिए कुछ आगे चल करके प्रयास करने की जरूरत है। देखिए, मैं दोनों बातों को बहुत जल्दी उत्तर दे दूं। जहां तक पहला सवाल है, मैंने बताया कि 30% था, रिकवरी 23% थी, तो 25% फ्लैट किया गया है। उसका कारण एक यही नहीं है, उसका ये भी कारण है कि भारत की इकोनॉमी को, इन्वेस्टमेंट को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। जो पड़ोस के मुल्कों से हमें मिल रही है, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, साउथ कोरिया इत्यादि इत्यादि। आपने जो बात कही, दूसरी बात, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन ये हमारा पहला बजट है। पिछला बजट अंतरिम बजट था, चिदम्बरम साहब की लीगेसी थी। अब मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल देना चाहता हूं। जो सेनवेट है मोबाइल फोन पर, यह 12% था, अगर आप 12 लाख असेंबल करेंगे। 6% था, अब उसको 12% कर दिया है। अर्थात मोबाइल बनाओगे तो 1% to 0% ड्यूटी, लेकिन बाहर से लाके असेंबल करोगे तो 12%। तो महंगा होगा वो तो। अच्छा, इंटरनेशनल कमिटमेंट है ही आपको WTO के अंतर्गत। उसके बावजूद जितना हमारे पास वैधानिक रास्ता उपलब्ध था, काफी लंबी सूची है। आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से लेकर के, इलेक्ट्रिकल गुड्स से लेकर सोलर पावर, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, इन सबों के लिए काफी प्रावधान है। और हमने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया है और बाहर से असेंबल कर करके यहां बेचो, इसको बहुत रोका है इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छी बात है, अगले साल ध्यान रखेंगे। चलिए, अब आखिर में मैं 3-4 एक साथ सवाल ले लेता हूं ताकि आप एक साथ जवाब दे सकें, क्योंकि वक्त बस खत्म होता हुआ। मंत्री महोदय, मैं कर्नल राठौर हूं। मेरा सवाल रक्षा बजट से है। इस बार 2,46,700 करोड़ रक्षा बजट को दिया गया है, जो पिछले साल से करीब 17,000 करोड़ ज्यादा है। इसमें पिछले साल का अनस्पेंट 10,000 करोड़ भी शामिल है। आपको याद होगा कि 2014 में और 2015 में 2 डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग्स हुई। एक को जेटली साहब ने किया। और सवाल ले लो। आप कह रहे हैं कि रक्षा बजट में 17,000 जो बढ़ाया गया उसमें 10,000 तो अनस्पेंट था। मेरा सवाल ये है कि जो ये आज की इन्वेंट्री है रक्षा सेनाओं की, वो 1.5 लाख करोड़ की रेडीमेड इन्वेंट्री है, वो कहां से लाई जाएगी अगर ये बजट है? चलिए अगले सवाल। एक मोदी सरकार की प्रेस्टिजियस स्कीम थी मेगा सिटीज की, स्मार्ट सिटीज की, 100 सिटीज। पिछले साल 7,000 करोड़ का बजट था। इस बार उसका मैंने ढूंढा पेपर में, कुछ मेंशन नहीं दिख रहा है, तो कैन यू कमेंट ऑन दैट? चलिए, आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने बधाई नहीं, सवाल वक्त क्यों भाई आपने क्यों रोक दिया बधाई देने से? ये तो बड़ा अन्याय किया आपने। रवि जी, आपके गणित नहीं समझ में आ रही है आपकी सरकार की, इस सेंस में कि आपकी सरकार ने 14वें वित्त आयोग का सुझाव मान लिया, 42% कर दिया 32 से, और उसके अलावा मगर जो रेवेन्यू जनरेशन हुआ है, नेट रेवेन्यू जनरेशन इस बजट के दौरान, वो केवल 13,000 करोड़ का 15,000 करोड़ का होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कैसे चलेगा? जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपका जो टेम्पलेट है, मॉडल है इकोनॉमिक थिंकिंग का, वो जगदीश भगवती जी का है, पर इस बजट में आपने तो अमर्त्य सेन को बहुत अच्छी तरह लाए हैं। क्या ये क्या ये संकेत है कि उन्हें नालंदा में भी आप वापस ला रहे हैं क्या? क्लोजिंग कमेंट सर आपके। देखिए, हम अंतिम बात से शुरू करते हैं। इस देश में यह बहस बहुत लंबी चली है कि रोटी कैसे बटेगी। बीजेपी मानती है शुरू से, जनसंघ के दिनों से, रोटी अधिक होगी तो रोटी को बांटने में सुविधा होगी। तो गरीबों की भी चिंता करेंगे, न्याय भी करेंगे, इक्विटी भी करेंगे और ग्रोथ भी करेंगे। तो ये गरीबों की भी चिंता करता है, ग्रोथ की भी चिंता करता है। जो आपने अपने आंकड़ों की बात कही, अब आपके साथ समय नहीं है, वरना मैं पूरा बजट पेपर लेके बैठता। आपके वो आंकड़े सही नहीं है, चिंता मत करिए। इस देश के योग्य वित्त मंत्री हैं, पूरा हमने हिसाब किताब किया है, कलेक्शन किया है, और इसीलिए सिर्फ 8 योजनाएं प्रदेश को दिया है और बाकी गरीबों की योजनाएं भी चलेंगी, उसके लिए पैसा भी है। जो आपने डिफेंस की बात कही, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि डिफेंस के बजट में हमने बढ़ाया है, और जो 8 साल से ऑर्डर बंद थे, हर ऑर्डर में ब्लैक लिस्टिंग होती थी, आपने देखा कि हमने कितना ऑर्डर इन्वेंट्री प्लेस कर दिया है। डिफेंस के लिए कोई पैसे की कमी होने नहीं दी जाएगी, ये आपको बताना चाहता हूं। भारत सरकार के पास उपकरण होते हैं, खर्च जो बचा हुआ है और आवश्यकता पड़ेगी तो सप्लीमेंट्री ग्रांट से हम दे सकते हैं। जो आपने की स्मार्ट सिटीज के बारे में, तो पिछले साल प्रावधान किया था, आपने देखा होगा
वेंकैया जी ने मीटिंग बुलाई थी, उसके मॉडल्स तैयार हो रहे हैं। तो पिछला लोकेशन है ही है, वो कार्रवाई आगे बढ़ेगी और आवश्यकता होगी तो आगे देंगे। मैं फिर कहूंगा, हमारी सरकार अभी कम से कम 5 साल के लिए आई है, कम से कम। हम तो अभी पूरी बैटिंग 10 साल के करेंगे और 15 साल की भी करेंगे, लेकिन हमारा भी पहला पूरा बजट है, इसको इम्प्लीमेंट होने दीजिए। आगे देश के विकास के और नए रास्ते ढूंढेंगे और मिलकर काम करेंगे। तो ये अभी पिच पर ओपनिंग बैटिंग है, रविशंकर जी का कहना। अभी लंबी पारी खेलनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर जी, हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए।